मुझे एयरपोर्ट पर ड्यूटी देते हुए 3 माह हो गए तो वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया, मगर इससे पहले मुझे तारीफ़ी इसनाद के साथ 10 लाख रुपए कैश का इनाम भी मिला और अब मैं ANF में इंस्पेक्टर हो गया था। बिलाल के खिलाफ महकमा जाती तहकीकात का आगाज़ भी हो गया। मुझे एयरपोर्ट से ट्रांसफ़र पर अफसोस न था, लेकिन यह दुख भी था कि करोड़ों की मंशियात पकड़वाने का इनाम सिर्फ 10 लाख रुपए मिला। अब मेरी ड्यूटी सड़कों पर थी। मैं इसलिए खुश था कि पाबंदी कोई नहीं थी। मैं जब जी चाहता ड्यूटी पर आ जाता और जब जी चाहता वापस चला जाता। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ज़ैनिब को था। मैं इसे सब स्कूल छोड़ता और वापसी पर ले आता। मैं उस रोज़ मुआज कोट पर ड्यूटी दे रहा था जब मैंने एक लैंड क्रूज़र को जीप की जानिब आते देखा। नाके पर इसे रोका गया तो इसने अपना तारुफ में कुछ इस तरह की बात की कि उन्होंने इसे आगे बढ़ जाने का इशारा कर दिया। वो आगे बढ़ी तो मैंने हाथ देखकर इसे रोका। कार एक खातून चला रही थी जिसका चेहरा मेकअप से कटा हुआ था। जी फरमाइए, आपको क्या तकलीफ़ है? इसके लहजे में कोई ऐसी बात थी जो मुझे बुरी लगी। मुझे कार की तलाशी लेनी है, मैंने सर्द लहजे में कहा। जानते भी हो मैं कौन हूँ? इसके लहजे में तकब्बुर था। आप मलका बरतानिया तो यकीन नहीं है, मैंने कहा तो इसने एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत का नाम ले लिया। आपके पास इसका क्या सबूत है कि आप उनकी ही साहबजादी हैं? मैंने कहा मैं तुम्हारी उनसे बात करवा सकती हूँ। इसने अपना मोबाइल फ़ोन निकालते हुए कहा तो मैं भी मुस्कुराने लगा। मुझे कैसे मालूम होगा कि जिससे आप मेरी बात करवा रही हैं वो वही शख्सियत है जिनका आप नाम ले रही हैं? अजीब सी शख्सियत से वास्ता पड़ा है। वो बड़बड़ाई। तुम्हें पुलिस में भर्ती किसने किया है? इसने सवाल किया। ये नाका पुलिस का नहीं ANF का है, मैंने कहा। मैंने देखा कि खातून के चेहरे पर ANF का नाम सुनते ही एक रंग आकर गुजर गया। तुम्हारा डायरेक्टर गर्देजी साहब है ना? इसने सवाल किया। आप जानती हैं उन्हें? मैंने सवाल किया। जानती हूँ, इसका अंदाज सवालिया था। फिर बोली वो मेरे अंकल हैं। लेकिन उसके इस फिक्रे में आखिरी हिस्से में खुखलापन महसूस हुआ। आप उनसे कहलवा दें, मैं तलाशी लेने पर इसरार नहीं करूँगा। वो मुझे अजीब सी नज़रों से घूरने लगी। इन छोटे मोटे कामों के लिए मैं इन्हें क्यों तकलीफ दूं? इसने कहा जो अपना नाम लैला बता चुकी थी। आप फ़ोन नहीं करेंगे तो मैं आपकी बात करवा देता हूँ। मैंने जेब से अब्दुल रहीम वाला मोबाइल फ़ोन निकाला। कुछ ले देकर बात बन सकती है? वो आप सीधे रास्ते पर आ गई। आप कितने दे सकती हैं? मैंने आमादगी जाहिर की। वो कुछ देर सोचती रही, फिर इसने मोबाइल पर किसी से बात की और मुझसे कहा 50 लाख। मैं कुछ देर सोचने की अदाकारी करता रहा, फिर मैंने कहा 50 लाख और ये कार। मैंने कहा। वो कुछ देर सोचती रही, ये तो महंगा सौदा होगा। इसने कहा 20 साल कैद में ना गुजरने के लिए ये बहुत कम है। मैंने कहा और इसके चेहरे पर कुछ रजामंदी के आसार नमूदार हुए। चलो बैठो कार में। इसने पिछली नशिस्त की जानिब इशारा किया तो मैंने कहा आप बराबर की सीट पर चले जाएं, कार मैं चलाऊंगा। इसने मेरा हुक्म मानने में देर नहीं की और पैसेंजर सीट पर चली गई। कार चली और कुछ आगे बढ़ी तो मैंने कहा कार के कागजात। इसने मजीद कोई सवाल किए बगैर डैशबोर्ड से कागजात निकालकर मेरे हवाले कर दिए। कागजात पर इसके दस्तखत हैं जिसके नाम ये कार है। इसने कहा अब बताओ कहाँ जाना है? मैंने सवाल किया तो इसने कहा डिफेंस की जानिब चलो। मैंने कहा डिफेंस की जानिब बढ़ा दी। डिफेंस लाइब्रेरी के पास पहुंचकर इसने कहा यहीं रोक लो। मैंने कार रोक दी। किताबें पढ़ने का भी शौक है? मैंने कहा इस गली में वो मकान है जहाँ मुझे जाना होगा। इसने कहा तो मैं मुस्कुराने लगा। पैदल जाओगी? तो वह हैरत से मुझे देखने लगी। तुम नहीं छोड़ोगे? इसने कहा। मैंने कहा वहाँ छोड़ने जाऊँगा तो तुम मुझे मरवा भी सकती हो। और वो 50 लाख? लैला ने कहा मैं तुम्हें अपना नंबर दे देता हूँ, वो तुम खुद पहुँचाओगी। मैंने कहा और इसने मेरा वो नंबर लिया जो दरअसल अब्दुल रहीम के मोबाइल का था। वो कार से उतर गई। इसे उतरते देखकर मैंने कहा 3 दिन इंतजार करूंगा, अगर रकम ना पहुंची तो कुछ भी कर सकता हूं। मैंने कार आगे की जानिब लेके जाकर सिग्नल पर से यूटर्न लिया और एयरपोर्ट की जानिब चल दिया। एयरपोर्ट के पार्किंग लॉन में मैं पार्क करके आहिस्ता कदमों के साथ चलता हुआ स्टार गेट तक आया। वहां से टैक्सी लेकर घर की जानिब चल पड़ा। रास्ते में इसका ख्याल रखा कि कोई पीछा तो नहीं कर रहा। जब घर पहुंचा तो गेट के बाहर एक छोटी सी कार खड़ी थी। मैं टैक्सी से उतरकर घर आया और गेट पर दस्तक दी। बड़ी बहन ने गेट खोला। बहुत अच्छा हुआ कि आप आ गए, मुझे तो आना ही था। मैंने कहा। इतने में अम्मा भी आ गई। इस वक्त मैं कुछ और दुआ मांगती तो वो भी कबूल हो जाती, अम्मा ने कहा और मैं हैरत से इन्हें देखने लगा। तुम्हारी दोनों बड़ी बहनों के रिश्ते आए हैं, अम्मा ने कहना शुरू किया। वो दोनों भाई नहीं है लेकिन कज़न हैं, अम्मा ने तफसील बताई। हैरत है इतने बरसों से एक भी रिश्ता नहीं आया और अब आए हैं तो एक साथ 2 रिश्ते आ गए। मैंने कहा और अम्मा के चेहरे पर नागवारी छा गई। बेटा रिश्ते आसमानों पर बनते हैं। अब हमारे घर के हालात कुछ बेहतर हुए तो रिश्ते भी आने लगे। ये शुक्र है खुदा का। आप गलत नहीं कह रही। आज की मादी दुनिया में रिश्ता करने से पहले ये मालूम किया जाता है कि लड़की कौन सी है और इसके भाई की क्या पोजीशन है। मैंने कहा और बहन ने असबात में गर्दन हिला दी। मैं अम्मा के पीछे चलता हुआ छोटे से ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो वहाँ कुछ ऐसे चेहरे मौजूद थे जिनसे मैं वाकिफ नहीं था। यह मेरा बेटा असफन जिसका मैं जिक्र कर रही थी। ये दोनों बेटियों से छोटा है। इससे छोटी एक बेटी है जो इस साल मैट्रिक का इम्तिहान देगी। अम्मा ने तारुफ करवाया। असफन ये दोनों ख़वातीन वैसे तो नंद बावज हैं लेकिन यहाँ भी साथ रहते हैं और अब कनाडा में भी साथ ही रहते हैं।
अम्मा ने उन दोनों ख़वातीन के तारुफ में कहा, नंद का बेटा अजहर और बाविश का बेटा कौसर है और ये उनके रिश्ते के लिए आई हैं। अम्मा ने कहा और मैं खामोश हो गया। कनाडा में आप कहाँ रहते हैं? मैंने पहली बार लब खोले। बाविश ने जवाब दिया, हम टोरंटो में होते हैं जहाँ हमारा एक माल है जिसे अजहर और कौसर मिलकर चलाते हैं। अजहर और कौसर में बड़ा कौन सा है? मैंने एक सवाल कर दिया। अजहर और कौसर में साल भर का फ़र्क है। अजहर साल भर बड़ा है और कौसर साल भर छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि अजहर का रिश्ता मेरी बड़ी बहन के लिए और कौसर का रिश्ता आप मंजली बहन के लिए लेकर आए हैं। मैंने कहा और दोनों ख़वातीन ने इस बात में सर हिला दिया। लेकिन एक मसला है, हमें शादी इसी महीने में करनी है। बाविश ने कहा, इतनी जल्दी तो शायद हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अम्मा ने कहा, हमारे लिए मुश्किल ना हो, लेकिन इतनी जल्दी आपको बहुओं के लिए वीज़े में दुश्वारी हो। मैंने कहा, वीज़ा हमारे लिए कोई मसला नहीं होगा। इस बार भी बाविश बोल पड़ी, हम वहाँ के नेशनल हैं। हम आपकी बहनों को टूरिस्ट वीज़ा पर ले जाएंगे और वहाँ 1 से 1.5 माह के अंदर इनकी नेशनैलिटी भी हो जाएगी। पहली बार नान ने ज़बान खोली। मैं आज ही कोई हाल बुक करवा लेता हूँ, मैंने कहा। और अम्मा ने मुझे हैरत से देखा और फिर कहा, इनकी डिमांड ये भी है कि जहेज़ हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, लेकिन शादी किसी 5 स्टार होटल में होनी चाहिए। अम्मा ने वही कुछ दोहराया जो उन्होंने कहा था। इतने में दोनों बहनें कमरे में दाखिल हुई। दोनों ने दुपट्टे ओढ़े हुए थे। एक आखिरी बात, नान ने कहा, हम सब इसकी जानिब मुतवज्जो हुए। हम कनाडा में रहते ज़रूर हैं, लेकिन नमाज रोज़े की हमारी यहाँ सख्ती से पाबंदी है। इसने अपनी बात मुकम्मल की। नमाज की पाबंदी तो हमारे घर में भी है, बल्कि ज़ैनब तो हाफिज़ा भी है, वही जो डॉक्टर बनना चाह रही है, बाविश ने कहा। और फिर दीगर बातें शुरू होगी। महीने के आखिरी इतवार को निकाह और रुखसती के मामलात भी तय हो गए। ये सब तय होने के बाद मैं घर से निकला और टैक्सी पर एयरपोर्ट रवाना हो गया और वहाँ से वो कार निकाली जो मैंने पार्किंग में खड़ी की थी। फिर वहाँ से इस इलाके में पहुँचा जहाँ एक ऐसा शख्स मौजूद था जो जाली कागजात इसी तरह से बनाता था कि कोई भी शख्स पहचान नहीं सकता। वो मुझे गली के कोने पर ही मिल गया। ये कागजात देख लो और इसे ऐसे शख्स का नाम कर दे जिसके दस्तखत मैं आराम से कर लूँ। वो कुछ देर कागजात देखता रहा। किसके नाम बनवाने हैं? भोलू ने सवाल किया। मैंने अपना साबका SHO का नाम ले लिया। ओए अबे मरवा मत देना, ये एक थाने का SHO है, भोलू ने कहा। और मैंने SHO का एड्रेस भी लिखवा दिया। आज की रात मुझे दे दे, सुबह सवेरे आकर नए कागजात ले जाना, भोलू ने कहा। पैसे कितने लेगा? मैंने सवाल किया। जितना गुड़ डालेगा इतना ही मीठा होगा। वहाँ से निकलकर मैं गाड़ी समेत नाज़िमाबाद पहुंचा जहाँ चर्च का एक बड़ा अड्डा था। मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि गाड़ी के किस हिस्से में कौन सी मंशियात है। मैं वहाँ पहुंचा तो आसपास बहुत से लोग घूम रहे थे। शब्बू भाई अंदर है, आए। वो गुर्गा मेरी गाड़ी से मुतासिर हो गया, फिर अड्डे के अंदर पहुंच गया। आपसे अकेले में बात करनी है, मैंने कहा। और शब्बू के एक इशारे पर इसके चेले दाएं बाएं हो गए। तो मैंने इसे अपना ANF कार्ड दिखाया। मैंने कल ये गाड़ी पकड़ी है और इसमें खातून ने अपना नाम लैला। मुझे शुबह है कि इस गाड़ी में मंशियात है, लेकिन कहाँ छुपाई गई हैं इससे नावाकिफ हूँ। मैंने कहा, तुम ना पकड़ते तब भी ये माल मेरे ही पास आना था। 4 करोड़ का माल है, इसमें तुम्हें मकामी कीमत बता रहा हूँ। इसने अपना नाम सही बताया। इस धंधे में आने से पहले वो हीरा मंडी में होती थी, फिर इसका एक ग्राहक इसी धंधे में ले आया। अब वो इसके लिए काम करती हैं। मैं जानता हूँ कि वो जो माल लाती है वो किन खुफिया खानों में होता है। फिर मेरे सामने ही इसने अपने चेलों को बुलवाया और अंदर के दरवाजे खुलवाए और इंजन के साथ खुफिया खानों से माल बरामद करने लगा। और 15 मिनट के अंदर अंदर तमाम खाने इसने खाली करवाए। 4 करोड़ तो मैं तुम्हें फौरी तौर पर ना दे सकूँगा, अलबत्ता फौरी तौर पर करोड़ रुपये ले जा, और अगर ये गाड़ी भी ठिकाने लगवानी है तो 3 रोज़ बाद आ जाना। बकाया रकम और इस गाड़ी के 50 लाख ले जाना। शब्बू ने कहा तो मैं हंस दिया। मैंने 1 करोड़ का थैला हाथ में लिया और सीधा मैरियट होटल में आया। मुकर्ररा तारीख पर मैरियट बुक करवाया और इन्हें बताया कि मेन्यू क्या होगा। वहां से टैक्सी लेकर घर आ गया। रास्ता भर तड़का लगा रहा कि कहीं कोई डकैत ना मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मैं हैरियत से घर आ गया। घर में आकर मैंने नोटों का शापर अलमारी में रखा और अम्मा से कहा कोई इस तरफ ना जाने पाए, और मैरियट की रसीदें अम्मा के हवाले कर दी। अम्मा पहले तो हैरत से मेरा मुंह तकने लगी, फिर गले से लगा लिया। ज़ैनब इस वक्त करीब ही खड़ी थी। ऐसा कौन सा कारनामा कर लिया इस टुल्ले ने कि आप इसे गले से लगा रही हैं? मगर अम्मा ने इसे घूर कर खामोश कर दिया। अगला दिन भी मेरा मसरूफ ही गुजरा, बल्कि शादी के दिनों तक मसरूफ ही रहा। पहले कार्ड छपाए, फिर इन्हें बांटने का झंझट। वो रिश्तेदार जो हमें पूछने तक के लिए तैयार नहीं थे, वो सब मैरियट होटल का नाम सुनकर आने के लिए तैयार हो गए। एक हालू तो ये तक कह गए कि इस होटल के बाहर से तो कई बार गुजरा, लेकिन जाने का मौका पहली बार ही मिलेगा। भोलू से कागजात बनवाए और शब्बू के हवाले कर दिए और इससे पूरी रकम लेकर घर आ गया और अलमारी में रख दी। अब मैं करोड़पति हो चुका था। इस दौरान अब्बा ने अपनी रिटायरमेंट की बात शुरू की। अभी इनकी रिटायरमेंट में साल बाद बाकी था, लेकिन अब्बा मुज़िर थे। उन्होंने जिद पकड़ ली कि वो रिटायरमेंट फ़ौरन ले लेंगे। मैंने इस दौरान एक पोश इलाके में घर देखना शुरू कर दिया। मकान मैंने पसंद कर लिया। जो कीमत एस्टेट एजेंट ने बताई थी वो मैं फौरी तौर पर अदा कर सकता था, लेकिन मेरा रवैया मोहतात था। मैं किसी एजेंसी को अपने पीछे नहीं लगाना चाहता था। जिस रोज़ बहनों की रुखसती थी इस वक्त वो मेरा मोबाइल फ़ोन बोलने लगा।
फ़ोन पर अफगानिस्तान का नंबर आ रहा था और बोलने वाला पश्तो में बात करना चाह रहा था। मैंने कहा, मैं इस वक्त शादी की तकरीब में हूँ, बेहतर होगा कि वो उर्दू में बात करे। मैं ताज महमूद बोल रहा हूँ। कल यहाँ से ट्रक निकल चुका है, इसमें मॉडर्न असला होगा। इस बार वो उर्दू बोल रहा था। आज वो टूर हमसे निकल जाएगा और परसों तक कराची पहुँच जाएगा, ताज ने कहा, और मैं बुरी तरह चौंक गया। गर्देजी साहब शादी में शरीक थे। मैं उनके पास गया और इन्हें तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया। तो उन्होंने कहा, असफन तुम खुशकिस्मत हो कि एक के बाद एक केस तुम्हारी जोली में आकर गिर रहे हैं। इनके जवाब में मैं खामोश रहा। अगले रोज़ इनके हुक्म के मुताबिक इनके दफ्तर पहुंचा। ये ताज महमूद बहुत बड़ा हीरोइन बनाने वाला है। इसका एक ही बेटा है जो इसका सारा धंधा संभालता है। तुम सिर्फ ये बताओ कि तुम्हें किस चीज़ की जरूरत होगी। मुझे कुछ कहने से कबल ही डिप्टी डायरेक्टर बोल पड़े, सर इस ऑपरेशन को मैं लीड करना चाहता हूँ। असफन अभी नया है, इससे कोई गलती भी हो सकती है। एक सुनहरी मौका हमारे हाथ से निकल भी सकता है, इसने कहा। और गर्देजी साहब ने ऑपरेशन की कमान उसके सुपुर्द कर दी। डिप्टी डायरेक्टर ने अपने बंदे बुला लिए। हम अपने दफ्तरों में बैठे ट्रक के पहुंचने का इंतजार करते रहे। फिर जब इतला मिली कि ट्रक बाला से आगे बढ़ गया तो हम सब डिप्टी डायरेक्टर की क़यादत में निकले और नूरी आबाद से कुछ आगे ट्रक की मनसूबाबंदी शुरू कर दी। हमें मतलूबा ट्रक अपनी जानिब बढ़ता हुआ दिखाई दिया। डिप्टी डायरेक्टर ने आगे बढ़कर इसे रुकने का इशारा किया, लेकिन ट्रक से क्लाशनकोफ का एक ब्रस्ट आया और डिप्टी डायरेक्टर मौका पर ही शहीद हो गया। ट्रक की अगली सीट से एक नौजवान उतरकर भागा, लेकिन वो मेरी गोलियों का निशाना बन गया जो मैंने पिस्तौल से चलाई थी। वायरलेस पर यह इतला गर्देजी साहब को दी गई जो टोल प्लाजा पर मौजूद थे और चंद मिनट बाद वहां पहुंचे। ट्रक पर मौजूद बाकी लोगों ने खुद को हमारे हवाले कर दिया और हम होश वापस आ गए। ट्रक को भी हेडक्वार्टर लाया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी बंदोबस्त हुआ, जिससे गर्देजी साहब ने खिताब किया। उन्होंने डिप्टी डायरेक्टर को खूब खराज अकीदत पेश किया। मैं इस दौरान एक कोने में मौजूद रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद गर्देजी साहब ने मुझे अपने दफ्तर में बुलाया और कहा, तुम्हें अच्छा तो नहीं लगा होगा कि मैंने तुम्हारा जिक्र तक नहीं किया, लेकिन मैं जानता हूं कि ताज महमूद कितना खतरनाक है। वो अपने बेटे की मौत को कभी नहीं भूल पाएगा, इसलिए मैंने इसका जिम्मेदार भी डिप्टी डायरेक्टर को बना दिया। अब महकमे में एक नई रेस शुरू हो चुकी थी। महकमे के बहुत से सीनियर इस पोस्ट पर आने के ख्वाहिशमंद थे, जबकि मेरे दिल में भी ये ख्वाहिश थी। मैंने दबे दबे लफ्ज़ों में गर्देजी साहब से इस ख्वाहिश का जिक्र भी कर दिया था। मैं खुद चाहता हूँ, लेकिन एक तो तुम्हारा तजर्बा कम है, दूसरा बात यह कि तुम्हारी तालीमी काबिलियत भी ना होने के बराबर है। और मैं चौंक गया। सर मैंने BA के पेपर्स दिए हुए हैं, 15 दिन में रिजल्ट भी आ जाएगा। इसके साथ इसने तफसील बताई कि ज़ैनब जब इंटर साइंस के इम्तहानों की तैयारी कर रही थी तो इसने मुझे प्राइवेट इम्तहान देने पर मजबूर किया था और मैंने प्राइवेट तौर पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। मेरी ड्यूटी चंद साथ नहीं थी, इसलिए मुझे स्टडी के लिए काफ़ी वक्त मिल जाता था। और इस साल मैंने BA के पर्चे दिए हैं। बज़ाहिर तो मेरे पर्चे बहुत अच्छे हुए हैं, आगे मेरी किस्मत। दोनों बहनें रुखसत होकर कनाडा चली गई, जहाँ से हफ्ता 3 दिन में बात हो जाया करती थी। अब्बा ने रिटायरमेंट ले ली और वो फौरी तौर पर भी मंजूर हो गई। 15 दिन के अंदर अंदर इनकी ग्रेचुटी और पेंशन के मामलात भी तय हो गए। जो मकान मैंने पसंद किया था वो हमने खरीद भी लिया। इस दौरान ज़ैनब का रिजल्ट भी आ गया। वो मेरे साथ मेडिकल कॉलेज आ गई, फिर फॉर्म भर दिया। वहीं मुझे DIG की साहबजादी भी नजर आई जो 2 बरस से इस कॉलेज में थी। इसने मुझे पहचान लिया और मेरे करीब आकर बात करने लगी। सीजर अब कैसा है, मैंने सवाल किया और वो हंस दी। सीजर को मरे हुए अब साल भर हो गया है। ज़ैनब का दाखिला मेडिकल कॉलेज में हो गया तो दोनों की मुलाकातें तकरीबन रोज़ होने लगी। फिर जिस रोज़ मेरा रिजल्ट आया, इस रोज़ गर्देजी साहब ने इतला दी कि परसों शहीद डिप्टी डायरेक्टर की हाली पोस्ट पूर्ण करने के लिए मीटिंग है। मैंने इन्हें अपने रिजल्ट के बारे में बताया और मार्कशीट भी दी, जिसकी उन्होंने फौरी तौर पर फोटोस्टेट करवाई और अपने पास रख ली। उधर DIG की साहबजादी और ज़ैनब की दोस्ती रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही थी, जिससे ज़ैनब रोज़ की बुनियाद पर मुझे बताती रहती, लेकिन सानिया यानी DIG की साहबजादी मुझसे बात नहीं करती थी। ज़ैनब मुझे बताती थी कि वो ज़ैनब से मेरी तारीफ़ें करती रहती है। फिर ज़ैनब ने ही मुझे बताया कि इसने कहा है ज़ैनब मुझे अपनी बाबी बना लो, तो मैं हंस पड़ा था। इसमें हंसने वाली क्या बात है, ज़ैनब ने सवाल किया। मैंने जवाब में कहा, वो कुत्तों से प्यार में जुनून की हद तक मुब्तला है और मुझे कुत्तों से डर महसूस होता है। मैंने कहा तो ज़ैनब खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो सब खत्म हो गया है भाई, ज़ैनब ने कहा, और मैं बेयकीनी से इसे देखने लगा। इसने खुद बताया है कि सीजर के बाद इसने दर्जन भर कुत्ते पाले, लेकिन अब इसके पास एक भी कुत्ता नहीं। इससे एक एतराज़ के अलावा मुझे इसके मॉडर्न कपड़ों पर भी एतराज़ था, जो मैंने ज़ैनब को बता दिया। और अगले ही दिन मैंने देखा कि सानिया नॉर्मल से शलवार सूट में कॉलेज आई। मैंने ज़ैनब को गाड़ी से उतारा ही था कि वो मेरी जानिब बढ़ कर आई और मुखातिब करते हुए बोली, आपका आखिरी एतराज़ भी मैंने दूर कर दिया, अब कोई एतराज़ नहीं। सानिया ने अजीब से अंदाज में सवाल किया, अब तुम ये बताओ कि वालिद साहब को तुम बताओगी या ये भी जिम्मेदारी मेरी होगी? सानिया ने मेरे पास खड़े होकर सवाल किया। तुम्हारे वालिद यानी DIG साहब, मैंने सवाल किया और सानिया की गर्दन इस बात में हिल गई। जिस सुबह सानिया ने मुझसे बात की थी, इसी शाम ज़ैनब ने इतला दी कि सानिया के वालिद ने इसे फ़ोन करके कहा है कि जुम्मे के रोज़ तुम्हारे तमाम घर वाले हमारे साथ डिनर करेंगे। बज़ाहिर ये एक दावत थी, लेकिन इसके पीछे क्या था वो मेरी समझ में आ गया। हफ्ते को तो मीटिंग है जिसमें मेरा प्रमोशन देखा जाएगा। मैंने कहा तो ज़ैनब ने हंसना शुरू कर दिया
और मुझे कंफर्म हो गया कि वो सिर्फ डिनर नहीं है बल्कि और भी कुछ है। 2 दिन में 2 शबरी पर आपको इतराज़ है? अगले रोज जब मैं ज़ैनब को लेने पहुंचा तो ज़ैनब ने चिल्ला कर कहा पहले तो सराफा बाजार चले, और मैं इसके साथ चला गया जहाँ ज़ैनब ने वो अंगूठी ली थी जिसमें हीरा जुड़ा हुआ था। हम DIG के घर पहुंचे तो उन्होंने घर के बाहर हमारा इस्तकबाल किया और हमें ड्राइंग रूम में बिठा दिया जहाँ इनके घर वालों के साथ गर्देजी साहब भी मौजूद थे। फिर अम्मा ने ही बात शुरू की और मेरे और सानिया के रिश्ते की बात होने लगी। अम्मा ने पहली ही नज़र में सानिया को अच्छा पाया। इस रोज़ वो गुलाबी रंग के शलवार कमीज़ में थी, वो वाकई बहुत अच्छी लग रही थी। फिर हम सब ने पुरतकल्लुफ़ डिनर किया और उसके फौरी बाद मैंने सानिया को और सानिया ने मुझे अंगूठी पहनाई। मंगनी तो होगी लेकिन शादी के लिए सानिया के डॉक्टर बन जाने के बाद की तारीख मुकर्रर हुई जिसमें अभी 2 साल बाकी थे। अगले रोज़ मीटिंग हुई। मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरा ही तकर्रर होगा, लेकिन गर्देजी साहब ने इतला दी कि तकर्रर महीने भर के लिए मुअख्खर कर दिया गया है, लेकिन आर्जी तौर पर वो चार्ज मुझे मिल गया है। पीठ से मैंने इस दफ्तर में बैठना शुरू कर दिया जिसका आर्जी चार्ज दिया गया था। 6 माह में कारकर्दगी इतनी बेहतर थी कि गर्देजी साहब ने मुझे बुलाकर कहा हाथ कुछ हल्का रखो, लेकिन मैंने वही रफ्तार रखी। कुछ साफियों ने मुझ पर बहुत मेहरबानी की। वो मेरी खबर को इस तरह शाया करते कि मेरा प्रोफाइल और बढ़ जाता और मुझे इसी पोस्ट पर मुस्तकिल कर दिया गया। अब हम इसी मकान में शिफ्ट हो गए थे जो अब्बा के नाम खरीदा गया था। 2 बरस तेजी से गुजर गए। आखिर वो दिन भी आ गए जब सानिया को मेरा शरीक हयात बनकर हमारे घर आना था। जहेज में मुझे कुछ नहीं मिला। कार और 1000 गज के बंगले के अलावा DIG ने नकद रकम भी दी और हमें मॉरिशस के 2 टिकट भी दिए। हम हफ्ता भर हनीमून पर रहे। इस सबर के साथ वापस लौटे। गर्देजी साहब पर कातलाना हमला हुआ था। एयरपोर्ट से हम सीधा गर्देजी साहब की तीमारदारी के लिए पहुंचे। वो जख्मी तो थे लेकिन उनकी हालत खतरे से बाहर थी। अलबत्ता इनका ड्राइवर और 2 गार्ड इस हमले में शहीद हो गए थे। मेरा सवाल करने पर कि हमलावर कौन थे तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा फिलहाल तो तहकीकात हो रही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये वही हो सकता है जिसका बेटा तुम्हारी गोलियों का निशाना बना। इस पोस्ट पर काम करते हुए मुझे 6 बरस हो चुके हैं। हमारे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। ज़ैनब डॉक्टर हो चुकी है। ज़ैनब और सानिया ने प्रोग्राम बना लिया है कि वो अमेरिका जाएंगी। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद इनकी जिद है कि मैं भी इनके साथ जाऊँ, लेकिन अब तक तो मैं इनकार कर रहा हूँ कि मेरा वहाँ क्या काम जिस पर सानिया ने मेरे लिए अमेरिका की यूनिवर्सिटी में दाखिला भिजवा दिया है। गर्देजी साहब ने बैनुल-अक़वामी इदारे से रब्ता करके मेरे लिए स्कॉलरशिप भी मंजूर करवा लिया है। मैं सोच रहा हूँ कि चला ही जाऊँ, क्योंकि गर्देजी साहब का कहना है मेरी ज़िंदगी का क्या भरोसा, किसी भी हमले में मारा जा सकता हूँ। मरते हुए ये इत्मीनान तो होगा कि मुझसे ज़्यादा काबिल और फर्जशनास मेरी जगह ले लेगा, लेकिन मेरी हर नमाज के बाद दुआ होती है कि अल्लाह गर्देजी साहब की उम्र दराज करे। सानिया को जहेज में जो मकान मिला वो हमने किराए पर दे रखा है। इसका किराया सानिया ही लेती है, लेकिन रकम मेरे अकाउंट में आती है। फ़ायदा इसका ये है कि मेरी वाइट मनी के हिसाब में आसानी रहती है। कुछ छोटे काम मसलन कंस्ट्रक्शन कंपनी भी बना रखी है जिसका करता धरता डॉक्टर ज़ैनब है, लेकिन ये कंपनी मेरे ऊपर की कमाई को वाइट करने में मदद देती है। हर माह शहीद होने वाले सबक असिस्टेंट डायरेक्टर के घर लाख माहाना देता हूँ। इनकी बीवी और बच्चे रकम लेने से हर बार इनकार करते हैं, लेकिन मेरे स्टार पर इन्हें रकम रखना ही पड़ती है। यूँ अब आपको मेरी इस बात पर यकीन आ गया होगा कि मेरी कामयाबी के पीछे किस औरत का हाथ था, यानी सीजर की मालिकन की वजह से मैं इस दौड़ में अव्वल आ गया।